वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 23 बोरिंग कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टू ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइस 23 आर करेक्ट। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती हैं तो उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए। बोरिंग कॉस्ट शुड सीज टू बी कैपिटलाइज वंस द रिलेटेड एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। ये भी एग्जैक्टली स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट की रिक्वायरमेंट है। इवन इन्वेंट्री पे भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बोरिंग कॉस्ट में भी कैपिटलाइज इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट। इसमें जो गलत है वो बात है मे बी, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट बी है, स्टैंडर्ड यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता, तो ये मे बी वाली बात गलत हो जाएगी। फॉर दैट रीजन जो टू ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं वो है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ ₹10 million लोन at 7.5% on 1st April 2017. The loan was specifically issued to finance the building of new store. तो ये specific borrowing है। Construction of the store commenced on 1st May 2017 and it was completed and ready for use on 28 Feb 2018 but did not open for trading until 1st April 2018. How much should be recorded as finance cost in the statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018? तो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस कितना बनेगा, यानी कैपिटलाइज करने वाले को नहीं बताना, हमने वो बतानी है अमाउंट जो कि प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए। सो लोन हमने 1 अप्रैल 2017 को लिया था। लोन तो ईयर के स्टार्ट से लेकर ईयर के एंड तक हमारे पास रहा है, लेकिन जो उसकी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो कब से होनी चाहिए, तो वो शुरू होगी 1 मई 2017 से, यानी हम अप्रैल के मंथ को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद मई से लेके फेब तक उस पर कंस्ट्रक्शन होती रही है, इस दौरान कैपिटलाइजेशन होगी, लेकिन मार्च के मंथ को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो मार्च 2018, तो 2 मंथ्स जो कैपिटलाइज नहीं होने वो एक्सपेंस बनेंगे, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 मिलियन का लोन, 7.5% का इंटरेस्ट, 2/12, क्योंकि 2 मंथ्स ऐसे हैं जिनका एक्सपेंस बनना चाहिए, 125,000। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ ₹10 million loan at 7.5% on 1st April 2017. The loan was specifically issued to finance the building of a new store. Construction of the store commenced on 1st May 2017 and it was completed and ready for use on 28 Feb 2018 but did not open for trading until 1st April 2018. How much interest should be capitalized as part of property plant equipment as at 31st March 2018? सो हेयर जो है हमने पूरे 12 महीने में से साल के शुरू में लोन लिया है अप्रैल में, और उसके बाद 31 मार्च तक की हमने कैलकुलेशन करनी है। इसमें से 2 मंथ्स एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि काम 1 मई को शुरू हुआ है, तो एक तो हम अप्रैल 2017 का मंथ इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है 28 फेब को कंप्लीट हो गई थी, तो बेशक एक्चुअली एसेट यूज़ नहीं भी हो रहा था, तब भी यहाँ पर हमारी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी और मार्च के मंथ में हम कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। तो पूरे साल में से 2 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन नहीं होनी, बाकी 10 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन होगी, तो 10 मंथ के इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। एंड फॉर दैट रीजन 10 मिलियन 7.5%, 10 मंथ्स की कैलकुलेशन 625,000, डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है कि एन एंटिटी डिसाइडेड दैट नॉट ऑल ऑफ द फंड raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before the construction started, earning ₹40,000 interest. तो एक एंटिटी को सारे पैसे जो हैं वो बोरिंग के इन्वेस्ट नहीं करने थे एक साथ कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उन्होंने कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर उन्हें 40,000 की इनकम हुई। तो इस 40,000 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगी अकाउंटिंग की, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि क्या इसको नेट ऑफ करेंगे अमाउंट कैपिटलाइज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो 1 मंथ बिफोर द कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। अगर तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई होती तो फिर हमारा ए पार्ट ठीक होता, लेकिन अब ये ठीक नहीं है क्योंकि ये इस टाइम पर तो कैपिटलाइजेशन ही शुरू नहीं हो रही थी, तो उसमें से नेट क्यों करेंगे। तो इसका सही आंसर ये होगा क्योंकि इस टाइम तक कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही थी, तो ना उस टाइम का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा होगा, एक्सपेंस जो आपका एक्सपेंडिचर है, ना ही उस टाइम की इंटरेस्ट इनकम को कैपिटलाइज करेंगे, दोनों को प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाएंगे। तो इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एज इन्वेस्टमेंट इनकम, बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है, शाइन लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैंक लोन्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द होल ऑफ 2018।
तो एक लोन है 9% पर और दूसरा लोन 11% पे 15 एंड 24 मिलियन के रिस्पेक्टिवली. SL began construction of a qualifying asset on 1st April 2018 and withdrew funds of rupees 6 million on that date to fund construction. On 1st August 2018, an additional rupees 2 million was withdrawn for the same purpose. Calculate the borrowing cost which can be capitalized in respect of this project for the year ended 31st December 2018. तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर दो बोरिंग्स हैं जो कि यूटिलाइज की जा रही हैं और वो भी उसमें से कुछ कुछ पैसे लगाए जा रहे हैं, तो इट शोज़ कि ये एक जनरल बोरिंग का कॉन्टेक्स्ट है. और जनरल बोरिंग के लिए हम सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करेंगे. तो एक लोन है हमारा 9% ऑफ 15 मिलियन और दूसरा है 11% ऑफ 24 मिलियन. तो दोनों लोन का इंटरेस्ट ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे लोन की अमाउंट से. तो इस तरह से हमारे पास रेट आ जाएगा 10.23%. अब हमने एक एक्सपेंडिचर 6 मिलियन का किया है, तो 6 मिलियन पर यही रेट हम अप्लाई करेंगे और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं. तो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 460350. दूसरे हमने जो पैसे लगाए हैं वो 2 मिलियन के लगाए हैं और वो पैसे हमने लगाए हैं 1 अगस्त को. तो 1 अगस्त से ये 5 मंथ्स बन जाते हैं. तो 2 मिलियन सेम 10.23% का रेट और 5 मंथ्स तो 85250. इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वी हैव आंसर 545600 एंड इट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन है जैज लिमिटेड हैज बोरोड रुपीज 24 मिलियन to finance the building of a factory. So it seems a specific borrowing. Construction is expected to take 2 years. Qualifying asset hai. The loan was drawn down and incurred on 1st January 2019 and work began on 1st March 2019. Rupees 10 million of the loan was not utilized until the 1st July 2019. So JL was able to invest it until needed. JL is paying 8% on the loan and can invest surplus fund at 6%. Calculate the borrowing cost to be capitalized for the year ended 31st December 2019 in respect of this project. अब पहली बात तो ये है कि बेशक आपने लोन जनवरी में ले लिया था, जब काम मार्च में शुरू हुआ है तो हम मार्च से लेकर दिसंबर तक को कंसीडर करेंगे और उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन बनाते हैं तो मार्च टू दिसंबर 24 मिलियन का लोन, 8% का इंटरेस्ट रेट और ये 10 मंथ्स बनते हैं मार्च टू दिसंबर के, तो हमारा 1.6 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट बनती है. अब क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग है तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से लेस करेंगे. तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम क्वेश्चन में हमें बताई हुई है कि दैट इज 10 मिलियन. 6% पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी बताया हुआ है. और ये हमारा जो टाइम इसमें बनता है वो बनता है 4 मंथ्स का. 4 मंथ्स का कैसे बनता है? ये 4 मंथ्स का बनता है मार्च टू जून. सो जो जनवरी और फरवरी की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी. जो इसमें से लेस होनी है वो सिर्फ मार्च टू जून की होगी क्योंकि हम कैपिटलाइज भी मार्च से ऑनवर्ड कर रहे हैं. तो मार्च से पहले वाली ना टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेस होगी ना वो कैपिटलाइज कर रहे होंगे. तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो नेट अमाउंट कैपिटलाइज होनी चाहिए दैट इज 1.4 मिलियन. और ये एक्सप्लेनेशन है कि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जनवरी फेब की हम क्यों कैपिटलाइज में से लेस नहीं कर रहे. तो आर आंसर इज ऑप्शन ए. Seventh question is the company has the following loans in place throughout the year ended 31st December 2018. 10% बैंक लोन है और 8% बैंक लोन है 140 और 200 का. On 1st July 50 million was drawn down for construction of qualifying asset which was completed during 2019. What amount should be capitalized as borrowing cost in 31st December 2018? तो once again यहाँ पर क्योंकि जर्नल बोरिंग्स यूज़ हो रही हैं और जर्नल बोरिंग्स जब यूज़ हो रही हैं तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर लेना चाहिए. तो पहले हम इंटरेस्ट ले लेंगे 10% ऑफ 140 एंड 8% ऑफ 200 और डिवाइड कर देंगे इसको बोरिंग की अमाउंट से विच इज़ 140 एंड 200. सो कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास आ जाता है 8.8%. अब हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो 50 मिलियन का किया है और क्योंकि जुलाई में एक्सपेंडिचर किया है तो ये 6 मंथ बनते हैं. तो 50 मिलियन रेट कैपिटलाइजेशन का यूज़ करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट 2.2 मिलियन इज आवर आंसर and D option would be selected. Then we have a fill in the blank. An entity uses funds from its general borrowings to build a new production facility. Details of entity borrowings are shown below. तो एक 10 मिलियन की बोरिंग है 6% पर और 6 मिलियन की बोरिंग है 8% पर. The entity used 12 million of these funds to construct the facility which was under construction for the entire year. तो पूरे साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे.
तो फॉर कैपिटलाइजेशन, और यही पूछा हुआ है कि हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जनरल बोरिंग्स हैं तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना चाहिए। अब दोनों लोन्स का इंटरेस्ट हम ले लेंगे, 10 मिलियन का 6% और 6 मिलियन का 8%, और डिवाइड कर देंगे इन्हीं बोरिंग से। तो दिस 10 मिलियन एंड दिस 6 मिलियन, और हमारे पास रेट आ जाता है 6.75%। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 12 मिलियन है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि वो पूरे साल के लिए है, इंटायर ईयर के लिए, तो हमें इसमें कोई मंथ वगैरह को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 मिलियन का 6.7%, 8 10,000, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ बोरिंग कॉस्ट अंडर IAS 23? Interest expense calculated by the effective interest method. This is basically one of the example mentioned in the standard. Finance charges in respect of loan borrowing है, उसके जो finance charges हैं वो भी हमारी borrowing cost है. Exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost, ये भी specifically standard के अंदर as an example mention है. और प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है वो बोरिंग कॉस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है लोन की वो बोरिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं होगी। सो डी ऑप्शन वुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि नॉट कंसीडर्ड ही पूछा हुआ है। 10th है व्हेन एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एन एसेट फॉर इट्स सेल और यूज आर सस्पेंडेड, बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी। तो जब एक एक्टिविटीज को आप सस्पेंड करते हैं तो बोरिंग कॉस्ट को क्या करना चाहिए, फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, कैपिटलाइज नहीं होंगी बल्कि उनको एक्सपेंस बनाया जाएगा। तो एक्सपेंस बनाने वाला ऑप्शन हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू कमेंस कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बेसिकली देयर आर 3 कंडीशन कि एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा हो हमारा, और हमारी एक्टिविटीज शुरू हो गई हो, और बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही हो। तो एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा हो, एक्टिविटीज शुरू हो रही हो, और हमारी बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही हो, ये तीनों तो कंडीशन है। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग जो है ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने रीपेमेंट ऑफ बोरिंग स्टार्ट कर दी हो। सो नॉट अ कंडीशन के अंदर सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 12 है Ghazi Limited is constructing an office building and is capitalizing borrowing cost in accordance with IAS 23. The office is almost complete. The only remaining work is to install furniture. तो इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो तो सब्सटेंशियली कंप्लीट है। इज GL अलाउड टू कंटिन्यू कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट? एंड इसका आंसर है नहीं। जब एक एसेट पे जो कंस्ट्रक्शन या जो डेवलपमेंट है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाती है तो मजीद उसकी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू नहीं की जा सकती। द आंसर वुड बी नो। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि विच नेसेसरी टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल। तो मैस प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री जो है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, ऑर्डर पर बनाई हुई इन्वेंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आप खुद बना रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो भी क्वालिफाइंग एसेट होगी। तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन के जो क्वालिफाइंग एसेट डेफिनेटली नहीं है वो ऑप्शन ए है। Which of the following cannot be a qualifying asset? Under IAS 23 borrowing cost, इन्वेंट्रीज जो हैं वो क्वालिफाइंग एसेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी परचेज करेंगे तो नहीं होंगे, अदरवाइज हो सकते हैं। एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर्ड, ये क्वालिफाइंग एसेट ट्रीट नहीं होंगे। तो यही हमारा आंसर है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी वंस अगेन अगर आप परचेज करते हैं तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और अगर खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्वालिफाइंग एसेट है। 15 है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। कब सस्पेंड करनी चाहिए? व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स स्टैंडर्ड यूज और सेल आर कंप्लीट। ये जब कंप्लीट होती हैं तो सीज करती है, सस्पेंड नहीं करती। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अगर एक चीज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है तो वो फिर एक्चुअली काम रुक नहीं रहा, वो काम का ही हिस्सा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। During extended periods in which active development of qualifying asset is interrupted. Yes, this is the answer. ये specifically suspension के लिए mention है, तो ये C option correct होगा। 16 है which of the following statement is correct? In the context of capitalization of borrowing cost, if funds have been arranged from various general borrowing, the amount to be capitalized is based on weighted average cost of borrowing. Yes, that is called capitalization rate. तो यही हमारा आंसर है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेज एज सून एज द एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज इनकर्ड। तो ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 2 कंडीशंस और भी हैं, एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रही हो। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यूज अंटिल द एसेट इज ब्राउट इनटू यूज।
ये बात गलत है, क्योंकि जब भी एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा तो उसकी कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर देंगे, सीज कर देंगे। डी ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सुन एज बोरिंग कॉस्ट आर इनकर्ड। यस, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। दो और कंडीशन जो हैं उनमें से एक ये कंडीशन है कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर हो रहा हो, और एक और कंडीशन ये है कि जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी कंडक्ट हो रही हों। तो हमारा ऑप्शन ए ही ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है। So these were objective based question and answer for IS 23. That's all for today. Have a good day.